छात्रों, आज पढ़ेंगे विलयन। विलयन को घोल भी कहते हैं। घोल क्या है? तो घुल्ले एवं घोलक के समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विलेय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझें, जैसे चीनी एवं जल को मिलाते हैं तो शरबत बनता है। यहाँ चीनी घुल्ले हुआ, घुल्ले को विलेय भी कहते हैं, और पानी घोलक हुआ, घोलक को विलायक भी कहते हैं। और दोनों के मिलाने से जो शरबत बनता है उस शरबत को घोल कहते हैं। विलयन को अब हम इस प्रकार से समझते हैं। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। पर्यायवाची शब्द है घुल्ले और घोलक दोनों को जोड़ने से अर्थात मिलने से घोल बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने से सॉल्यूशन बनता है। हम बचपन में पढ़े थे पहले कि विलयन के कितने प्रकार हैं। तो विलयन के 9 प्रकार, विलेय और विलायक। जैसे ठोस ठोस, तो ठोस विलेय और ठोस विलायक, मतलब ठोस में ठोस घुला हो तो जैसे सोना में कॉपर का मिश्रण। ठोस में द्रव घुला हो तो सोडियम के साथ पारा का अमलगम। ठोस में गैस मिला हो तो जैसे पैलेडियम में H2 का घोल। द्रव में ठोस घुला हो, जल में ग्लूकोज का घोल। द्रव में द्रव घुला हो, द्रव में इथेनॉल का घोल। द्रव में गैस का घोल तो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण। गैस में ठोस का घोल तो नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण। गैस में द्रव का घोल, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। गैस में गैस, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विलयन के 9 प्रकार है। लेकिन हम इंटर में पढ़ते हैं विलयन के सिर्फ 2 प्रकार, वह है सांद्र घोल और तनु घोल। सांद्रण के आधार पर विलयन के 2 प्रकार होते हैं, एक सांद्रित घोल, दूसरा तनु घोल। सांद्रित घोल वैसा घोल है जिसमें घुल्ले की मात्रा अधिक रहता है, एवं तनु घोल वैसा घोल है जिसमें घुल्ले की मात्रा कम रहता है। अब हम समझते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्य गुण धर्म। अनुसंख्य गुण धर्म क्या है? तो किसी भी घोल का वह गुण जिसमें उस घोल का गुण उसके परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो तो उसे हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसके कई गुणधर्म हैं, जैसे वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परिसारक दाब। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि तनु घोल के गुणधर्म क्या है, तनु घोल के गुणधर्म क्या है। तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी घोल का वह गुण जो किसी घोल में उपस्थित घुल्ले के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो तो उसे घोल के अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार है परासरण दाब, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। तो यह अनुसंख्य गुणधर्म हुए। वाष्पदाब का अवनमन क्या है? यदि किसी घोल में कोई अउड़नशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस घोल का वाष्पदाब घट जाता है। तो प्रारंभिक वाष्पदाब एवं मिश्रित करने के बाद का वाष्पदाब के अंतर को घोल का वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? किसी घोल का वाष्पदाब का अवनमन एवं घोलक का वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब नोट द्वारा वाष्पदाब का अवनमन को इस तरह से समझते हैं। जब कोई शुद्ध घोल में एक अउड़नशील घुल्ले घोला जाता है तो इसका वाष्पदाब शुद्ध घोल के वाष्पदाब की तुलना में कम हो जाता है। इसी अंतर को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। माना कि शुद्ध घोल का वाष्पदाब P0 है और मिश्रित घोल का वाष्पदाब PS है, तो वाष्पदाब का अवनमन बराबर क्या होगा? शुद्ध घोल का वाष्पदाब घटाओ मिश्रित घोल का वाष्पदाब।
इसको हम P0 से सूचित करते हैं शुद्ध घोल के वाष्प दाब को, और मिश्रित घोल के वाष्प दाब को PS से सूचित करते हैं। तो P0 माइनस PS, यह हो गया वाष्प दाब का अवनमन। अब दूसरा टॉपिक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में हम समझते हैं। वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध घोल के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुद्ध घोल का वाष्प दाब P0 है और वाष्प दाब का अवनमन है P0 माइनस PS, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा P0 माइनस PS बटा P0। और इसको रॉल्ट साहब ने एक फार्मूला डेवलप किया। वह कौन सा फार्मूला है, इसको हम देखते हैं। सन 1887 ईस्वी में रॉल्ट नामक वैज्ञानिक वाष्प दाब के बारे में एक नियम दिया जो इस प्रकार है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन घुल्ल के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटा P0 यहाँ से हम लिए हैं, और घुल्ल का मोल प्रभाज स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है, जहाँ स्मॉल n क्या है, घुल्ल के अणुओं की संख्या है, कैपिटल N घोलक के अणुओं की संख्या है। तो परिभाषा अनुसार क्या होगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन इतना को हम इस जगह रखें और घुल्ल का मोल प्रभाज इतना को इस जगह रखें। क्यों? क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, मोल प्रभाज के बराबर है। तो इसी फार्मूला से हम न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे। अब पढ़ते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है। यदि किसी घोल में कोई अउड़नशील पदार्थ मिलाते हैं तो घोल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अतः घोलक का क्वथनांक एवं घोल का क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। माना कि किसी घोलक का क्वथनांक T1 है एवं घोल का क्वथनांक T2 है, तो क्वथनांक का उन्नयन जिसे हम डेल्टा TB से सूचित करते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू बराबर T2 माइनस T1 होगा। अब हम क्वथनांक का उन्नयन इस नोट से समझते हैं। जब किसी घोलक में अउड़नशील घुल्ले डालते हैं तो इसके वाष्प दाब का अवनमन होता है, जिसके कारण घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक के तुलना में बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अतः किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होता है। माना कि घोलक एवं घोल का क्वथनांक क्रमशः T1 एवं T2 है, तो यहाँ हम देखते हैं कि T1 T2 से छोटा होगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, T2 माइनस T1। क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा TB से सूचित करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन के बारे में भी रॉल्ट साहब ने दो नियम दिया। रॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1871 ईस्वी में क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में दो नियम दिया। पहला नियम के अनुसार हम देखते हैं, किसी घोल के क्वथनांक का उन्नयन घुल्ले की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन को हम डेल्टा TB से सूचित करते हैं। और माना कि घोल का सांद्रता Cm है, घोल का सांद्रता Cm है, तो डेल्टा TB समानुपाती Cm, डेल्टा TB बराबर KBCm। समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। KB क्या है, तो यह क्वथनांक स्थिरांक है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी इसको कहते हैं। डेल्टा TB क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, जैसा कि यहाँ पढ़ चुके हैं। Cm क्या है, घुल्ले का मोलरता में सांद्रण है। KB कांस्टेंट है, स्थिरांक है। दूसरा नियम क्या है यह देखते हैं। यदि विभिन्न अउड़नशील पदार्थों की समाण्विक मात्राएं एक ही घोलक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घुले जाए तो सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होंगे। यह दो नियम रॉल्ट साहब ने दिया था। पहले नियम का हम व्याख्या इस प्रकार करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मोलरता और मोललता पढ़े थे, उसके आधार पर एक समीकरण निकालते हैं। माना कि A ग्राम घुल्ले जिसका अनुभार M है, B ग्राम घोलक में घुला है। A ग्राम घुल्ले A/M ग्राम घुल्ले। अब देखते हैं, चूँकि B ग्राम घोलक में A/M ग्राम अणु घुल्ले उपस्थित है, इसलिए 1 ग्राम घोलक में A/M है और B नीचे चला आएगा, ग्राम अणु घुल्ले उपस्थित है, इसलिए 1000 में, तो A/B
ऊपर इंटू 1000 लिखेंगे, नीचे m। 1000 क्यों दिए? क्योंकि घोल को हम हमेशा ml में तैयार करते हैं। बुक में आप देखेंगे कि 1000 नहीं है, इसका मतलब वह घोल लीटर में होगा। तो यहाँ हम समझते हैं कि 1000 क्यों दिए? क्योंकि घोल अक्सर लैब में, प्रयोगशाला में हम ml में ही तैयार करते हैं। अतः घुल्ले की सांद्रता Cm बराबर क्या होगा? A इंटू 1000, B इंटू M। किसी किसी बुक में A और B के जगह पर स्मॉल w और कैपिटल W रहता है। अब रॉल्ट के नियम के अनुसार हम देखते हैं, तो रॉल्ट का नियम क्या कहता है? क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB हो गया Cm के जगह पर A गुने 1000 बटे B गुने M, इसको यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो हम KB से सूचित करते हैं। तो KB क्या है? क्वथनांक का स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसको कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB समानुपाती के बदले में बराबर, और इसके जगह पर एक स्थिरांक A गुने 1000 B गुने M। इस तरह से इस फार्मूला पर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। हिमांक का अवनमन क्या है? यदि किसी घोल में कोई अउरणशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका हिमांक घट जाता है। घोलक का हिमांक एवं घोल का हिमांक के अंतर को घोल का हिमांक का अवनमन कहते हैं, घोल के हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से सूचित करते हैं। अब हम हिमांक का अवनमन को समझते हैं। जब किसी घोलक में अउरणशील घुल्ले डालते हैं तो इसके वाष्प दाब का अवनमन होता है, जिसके कारण घोल का हिमांक शुद्ध घोलक के हिमांक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से सूचित करते हैं। अतः किसी घोल का हिमांक शुद्ध घोलक के हिमांक से कम होता है। माना कि घोलक एवं घोल का हिमांक क्रमशः T1 और T2 है। इसका मतलब T1 बड़ा है T2 से। हिमांक का अवनमन क्या होगा? T1 माइनस T2। हिमांक का अवनमन को डेल्टा TF से सूचित करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर होगा T1 माइनस T2। हिमांक का अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम क्या है? तो रॉल्ट के नियम के अनुसार रॉल्ट ने हिमांक अवनमन के संबंध में दो नियम का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। प्रथम नियम को देखते हैं। किसी घोलक में किसी अउरणशील घुल्ले को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन घुल्ले की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा TF भी इसको बोलते हैं। डेल्टा TF समानुपाती Cm, जहाँ Cm घुल्ले का सांद्रण है। दूसरा नियम, यदि विभिन्न उड़नशील पदार्थों को समान्विक मात्राएं घोलक की निश्चित मात्रा में घोली जाए तो सभी घोलों की हिमांक का अवनमन बराबर होगा। यह दो नियम रॉल्ट साहब ने दिया। पहले नियम का हम मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। हिमांक का अवनमन के लिए समीकरण, माना कि 1 ग्राम घुल्ले जिसका अनुभार m है, B ग्राम घोलक में घुला है, तो 1 ग्राम घुल्ले A/m ग्राम अणु घुल्ले होगा। जब ग्राम अणु में व्यक्त करते हैं तो A क्या हो गया? घुल्ले की मात्रा। M क्या हो गया? यह अनुभार हो गया। अब इसको हम इस तरह से समीकरण, इसका फार्मूला निकालते हैं समीकरण के रूप में। क्योंकि B ग्राम घोलक में A/m ग्राम घुल्ले अणु उपस्थित है, इसलिए 1 में तो A/b, B नीचे चला आएगा, M बगल में है, इसलिए 1000 में A/b, A के बगल में 1000 और M को नीचे लिखेंगे। अतः घुल्ले की सांद्रता Cm क्या होगा? A इंटू 1000 B इंटू M। रॉल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा TF समानुपाती Cm। अब Cm के जगह पर हम A गुने 1000 और B गुने M लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर हम देखते हैं समानुपाती को जब हम बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं KF क्या है? तो वह हिमांक अवनमन स्थिरांक है। KF हिमांक अवनमन स्थिरांक है।
A गुने 1000, A गुने 1000, B गुने M, B गुने M। इस फार्मूला से हम हिमांक का अवनमन का न्यूमेरिकल बनाते हैं। पहले समझते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। परासरण क्या है? यदि तनु घोल अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र घोल की ओर प्रवाहित होता हो तो उस घटना को परासरण कहते हैं। और इस परासरण की घटना को रोकने वाला जो दाब होता है उसे परिसारक दाब या परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो वैसा झिल्ली, वैसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट पास होता हो लेकिन सॉल्यूट पास नहीं होता। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। जब तनु घोल का घोलक अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र घोल की ओर प्रवाहित होता है तो उस घटना को ऑस्मोसिस अथवा परासरण कहते हैं। और इस घटना को रोकने वाला जो दाब लगता है उस दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कहते हैं। परिसारक दाब को नोट से हम इस तरह से समझते हैं। यदि कोई घोल और घोलक एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा गया हो तो घोलक को घोल में जाने से रोकने तथा साम्यावस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब को उस घोलक का परिसारक दाब कहते हैं। इसको परासरण दाब भी कहते हैं। चित्रानुसार घोल एवं जल एक अर्धपारगम्य झिल्ली MM द्वारा अलग होता है। यह एक झिल्ली है जहाँ इधर जल है और इधर घोल है। इधर गाढ़ा घोल है, इधर तनु घोल है, इधर सांद्र घोल है। अब जल घोल की ओर आने की चेष्टा करेगा, इधर से इधर आने की चेष्टा करेगा, परंतु इस प्रभाव को रोकने के लिए पिस्टन पर एक यांत्रिक दाब देना पड़ेगा जिसे परिसारक दाब कहते हैं। इस पिस्टन से हम दाब लगाते हैं जो यह घटना को रोक सके। इसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से सूचित करते हैं। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है पाई भी बराबर nRT। छात्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे टॉप केमिस्ट्री के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।